गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि हमने पहले के वीडियो देखे थे, उसी वीडियो में आज बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बहुत ही पॉपुलर रही। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम के बारे में बात करें तो इसके पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, लेकिन मजबूती के साथ कहें या प्रमुखता से जिसका नाम लिया जाता है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करें। उस समय के जो पीएम थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। जब राजीव गांधी ने विश्व के परिप्रेक्ष्य में या विश्व की जो शिक्षण व्यवस्था को देखते हुए अपनी भारत की जो शिक्षण व्यवस्था थी वो बड़ी ही दयनीय थी। जब विदेशों में भारतीय शिक्षा के बारे में मूल्यांकन हुआ तो रिपोर्ट आई कि भारतीय शिक्षा इसी प्रकार से चलती रही तो आने वाले समय में भारत की जो शिक्षा पद्धति है वह बहुत ही निम्नतर और कमज़ोर हो जाएगी। तो इसको बढ़ाने के लिए कि हमारी शिक्षा नीति को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, जन जन तक कैसे शिक्षा को पहुंचाया जाए, इसके लिए राजीव गांधी ने एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में जितने भी राज्य थे उन राज्यों की शिक्षा मंत्रियों को आमंत्रित किया और जो शिक्षाविद थे उनको भी आमंत्रित किया और जो आम जन था उसके लिए भी एक ऐसा सुझाव दिया, कंप्लेंट बांटे गए कि आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए। बड़ी अचंभे की बात है, सभी शिक्षा मंत्रियों में से एक दो शिक्षा मंत्रियों को छोड़ करके, आम जन को छोड़ करके सिर्फ एक या दो व्यक्तियों ने इस शिक्षा नीति पर राजीव गांधी के पास अपने सुझाव भेजे। उनमें से कई के नाम बात करें तो एक नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने शिक्षा के बारे में सुझाव दिया कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, इस प्रकार की बातें। जब राजीव गांधी ने सोचा कि आम जनता शिक्षा को जानती नहीं है, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी व्यस्त है कि कितना इम्पोर्टेंट सुझाव मांगे जा रहे हैं लेकिन नहीं दिए जा रहे। हो सकता है उस समय की परिस्थिति खराब हो, उस समय की परिस्थिति विकट हो। आजकल तो वर्तमान में जो सूचना के साधन है बहुत ज़्यादा है, आमजन भी जागरूक हैं, उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, ये भी एक कारण हो सकता है। जब राजीव गांधी ने खुद सोचा कि राज्यों के शिक्षा मंत्री जनता इस पर कोई कार्य नहीं कर रही है तो हमें ही कुछ करना होगा, राजीव गांधी ने उसकी अध्यक्षता करते हुए और उस शिक्षा नीति को तैयार किया और उस शिक्षा नीति में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर के आए। बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो प्रमुख विशेषताओं की हम बात करते हैं। पहली विशेषता बात करें गणित एवं विज्ञान शिक्षण। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति ने ये कहा कि जो मैथमेटिक्स है और साइंस है इनकी जो शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए और उन पर जोर डाला गया कि यह एक जीवन की या हमें कहें देश की आर्थिक प्रगति के लिए, और अगर विज्ञान को आगे बढ़ाना है तो हमें इन चीज़ों पर जोर देना होगा। फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा कि जो अल्पसंख्यक हैं जैसे मुस्लिम हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, इनको भी शिक्षा में आगे लाना होगा। इनका जो भाषा है, इनकी जो लिपि है उसका भी ध्यान रखा जाएगा और इनके लिए भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। या हमें कहें कि शिक्षा नीति वो तैयार करते समय इनका भी ध्यान रखा गया। शिक्षक कि अगर एक पढ़ाने वाला टीचर योग्य नहीं है, उसके पास दक्षता नहीं है, उसके पास कौशल नहीं है, तो वह किस प्रकार से बालकों को मजबूत कर सकता है, किस प्रकार से उनको मोटिवेट कर सकता है। इसलिए एक शिक्षक को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसके लिए अच्छी साहित्य की आवश्यकता है, उसके लिए समय समय पर सम्मेलन होने चाहिए
उनको भी एक मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए। तो इसके लिए भी इस शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई। विकलांग शिक्षा, अब हमने बहुत बार पढ़ा है कि इस समुदाय में, इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप में क्या है, विशिष्ट है, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, अपने आप में अतुलनीय है। तो अगर विकलांग है तो पहले तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी, विकलांग व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर सकता, उसको समाज से कट कर रहना पड़ता था, या कई बार हम सोचते हैं कि उसको किसी धर्म स्थान पर रख दिया जाता था, वहीं पर वो अपना खाना भोजन वहीं रहते थे वो। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, विकलांग व्यक्ति भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है। तो विकलांग शिक्षा पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम कि एक पूरे देश के अंदर शिक्षा है वह समान रूप से होनी चाहिए। प्रारंभ में क्या थी कि शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया, राज्य अपने अकॉर्डिंग शिक्षा देगा, कौन सा पाठ्यक्रम लागू होगा, कौन सा हटाया जाएगा, राज्य पर डिपेंड करता था। हर राज्य की अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। लेकिन इस शिक्षा नीति में कहा कि नहीं, पूरे देश का पाठ्यक्रम एक होगा। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर 2+3 कि जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फिर 3 वर्षीय कॉलेज पाठ्यक्रम, इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया गया वो इसी शिक्षा नीति के लिए। स्त्री शिक्षा को कर दिया गया कि जब तक स्त्रियों को भी नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक शिक्षा को प्रसार नहीं होगा, देश में प्रगति नहीं होगी। मूल्यों की शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से बालकों का नैतिक उत्थान किया जाए, किस प्रकार से बालकों को संस्कार दिए जाए, किस प्रकार से आदर्श शिक्षक बने, उन्हें कहते हैं मूल्यों की शिक्षा। फिर परीक्षा प्रणाली, ये परीक्षा प्रणाली इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली बनाई गई कि जहाँ पर छात्र का मूल्यांकन करके हम ये कह सकते हैं कि ये बालक प्रतिभाशाली बालक है, ये सामान्य बालक है, ये औसत बालक है। नवोदय प्रणाली, नवोदय प्रणाली आप जानते हैं कि जो ग्रामीण बालक होते हैं उन ग्रामीण बालकों को किस प्रकार से शिक्षा में जोड़ा जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाके में भी बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो उनके लिए अगर कोई बालक ग्रामीण इलाके का बालक है और उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं हैं, क्योंकि विद्यालय पाठ्यक्रम की, विद्यालय संबंधित कोई भी समस्या हो, तो वह गांव में रह कर के अपने आप को हीन या कमजोर नहीं समझे। इसके लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना कर दी गई, जहाँ पर 75% बालक कहाँ के लिए जाएंगे, गांव के लिए जाएंगे, और उनको शिक्षा एक सामान्य बालकों के समान होगी। पुस्तकीय गुणवत्ता, जो पाठ्यक्रम है, पुस्तकें होती हैं, उन पुस्तकों को भी आकर्षक बनाया जाए। उन पुस्तकों की जो लेखन कला वो सुंदर होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होनी चाहिए। अगर आप पहले की बहुत पुरानी पुस्तकें देखते हैं तो उनमें अशुद्धियाँ हैं, बहुत समय के बाद खराब हो जाती हैं, उनका जो कवर होता है, उनका जो पेज होता है वो भी कमज़ोर होता है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखते हैं कि पुस्तक होती है, उसका पुस्तक को आकर्षक बनाया जाता है, रंगीन बनाया गया है। किसके लिए कि बालक उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो, उसको आकर्षक लगे, तो उसमें पढ़ने में रुचि ले। फिर है ग्रामीण विश्वविद्यालय। पहले क्या था कि जो शहरों के अंदर विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी थी, जैसे झुंझुनू के अंदर यूनिवर्सिटी है, तो बालक उदयपुरवाटी का झुंझुनू कैसे जाएगा, बालिका वहाँ से कितनी दूर कैसे जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें कोई ध्यान नहीं रखा जाए, गांव के अंदर भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर बल दिया गया। फिर है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब ये कि उनके माता पिता उनको भी साक्षर करने पर बल दिया गया। प्रबंधन शिक्षा, मैनेजमेंट की शिक्षा पर बल देता है। और माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण कि 10वीं क्लास में पढ़ने के बाद में बालकों को इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह अपना व्यवसाय खुद कर सके, अपने व्यवसाय का चयन कर सके। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक है या आप जो भी पाठ्य पुस्तकों पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उन किताबों के अंतर्गत इसकी 20 से 25 विशेषताएं दे रखी हैं। आप विस्तृत आसानी से इनका अध्ययन कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम में या आपके पेपर में इसका एक प्रश्न जरूर बनता है कि 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आप ये मुख्य मुख्य विशेषताएं ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।